हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वी हैव कंप्लीटेड 3 यूनिट्स। सबसे पहले हम लोगों ने टू पोर्ट थ्योरी पढ़ा जो आपके सिलेबस का 4th यूनिट है। फिर हम लोगों ने पढ़ा इनिशियल कंडीशन के बारे में जो कि 2nd यूनिट था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और फिर पढ़ा लैप्लास ट्रांसफॉर्मर और वेव फॉर्म सिंथेसिस के बारे में जो कि 3rd यूनिट है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सो वी हैव कंप्लीटेड 3 यूनिट्स एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग द 4th यूनिट, and according to your syllabus it comes at the first, it appears at the first unit। तो उसमें बेसिक्स ऑफ केवीएल एंड केसीएल हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया है, और इतने दिन से जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो केवीएल केसीएल ही अप्लाई कर रहे हैं। तो अननेसेसरली वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ केवीएल एंड केसीएल। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी केवीएल केसीएल के बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं। सो वी आर डायरेक्टली मूविंग टुवर्ड्स द नेटवर्क थ्योरम। दो पोर्शंस में डिवाइडेड है ये जो पहला यूनिट है वो भी। पहला जो पोर्शन है वो नेटवर्क थ्योरम है, और जो दूसरा पोर्शन है वो है पावर के एनालिसिस के ऊपर। तो दूसरे पोर्शन में बाद में जाएंगे, पहले हम नेटवर्क थ्योरम में जितने भी थ्योरम आपको इस यूनिट में दिए गए उन सारे थ्योरम्स को एक के बाद एक कवर करेंगे। सबसे जो पहला थ्योरम है वो है नेटवर्क थ्योरम में वो है थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम से आप लोग बहुत ही अच्छे से यू आर फेमिलियर विथ। इसमें क्या करते हैं हम लोग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज और थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, और ये जो एक 2 टर्मिनल सर्किट है जिसमें ए बी पोर्ट है उसके अक्रॉस ये जो लोड रेजिस्टेंस आरएल है उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो थेवेनिन्स थ्योरम के पीछे की क्या स्टोरी है, कभी आप लोगों ने पढ़ी इसके बारे में स्टोरी, या फिर आप लोगों से किसी ने शेयर किया कि व्हाई थेवेनिन हैज गिवन दिस काइंड ऑफ थ्योरम? तो इसको समझना जरूरी है। समझना इसलिए जरूरी है, ये कोई आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा कि व्हाई थेवेनिन हैज इन्वेंटेड दैट थ्योरम। दे विल ओनली आस्क द न्यूमेरिकल अबाउट द थेवेनिन्स थ्योरम। बट एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर यू शुड नो। आपने अपने घरों में पोर्ट देखा है, कहीं पे भी जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल सर्किट अवेलेबल है वहां पे जो पोर्ट अवेलेबल रहता है उस पोर्ट के अक्रॉस हम लोग कोई सा भी लोड कनेक्ट कर सकते हैं। अब वो लोड रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है, वो टीवी भी हो सकता है, वॉशिंग मशीन भी हो सकता है, चार्जर भी हो सकता है। ठीक है, मेरे बोलने का क्या मतलब है कि लोड हमेशा क्या होता है, वेरिएबल होता है। बट वो जो पोर्ट है जिसके अक्रॉस आप अपने लोड को कनेक्ट करते हो वो तो हमेशा कांस्टेंट होता है। ऐसा तो नहीं है कि जब आप रेफ्रिजरेटर कनेक्ट करते हो तो आप अपने पोर्ट को चेंज कर देते हो, या अगर आप टीवी उसी पोर्ट से कनेक्ट करते हो तो पोर्ट का कनेक्शन चेंज कर देते हो, या आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हो तो उस चार्जर के लिए आप अपने पोर्ट का कनेक्शन चेंज कर देते हो। So what does it mean? That two port or whatever port that electrical circuit is having, it is already always fixed, and the load is only the variable thing. तो यही करता है थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम क्या करता है, जो भी 2 टर्मिनल लीनियर सर्किट है उसको फिक्स नंबर ऑफ वोल्टेज और फिक्स नंबर ऑफ रेजिस्टेंस में रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है, जिससे जो मर्जी हम लोड यहाँ पे लगा दे लेफ्ट वाला सर्किट जो है वो हमेशा क्या रहता है, मेरा कांस्टेंट रहता है। तो कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, आप अगर थेवेनिन थ्योरम उसमें अप्लाई करते हैं तो वो सर्किट सिंप्लीफाई होके इसी फॉर्म में आ जाता है, वीटीएच और आरटीएच के फॉर्म में, और उसके अक्रॉस हम लोड को अलग अलग तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था इंपॉर्टेंस थेवेनिन थ्योरम का, और थेवेनिन थ्योरम इसलिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ जब ये आया। इसके पहले जो एनालिसिस था वो बहुत डिफिकल्ट होता था, अगर सर्किट कॉम्प्लेक्स होते थे या कहना चाहिए बहुत बड़े होते थे तो उसका एनालिसिस करना डिफिकल्ट होता था। ठीक है, तो थेवेनिन थ्योरम का ये जो है मेजर एडवांटेज है। मुझे बताने की जरूरत नहीं, I equals to VTH upon RTH plus RL. Any linear bilateral circuit having active and passive element, the complex circuit can be replaced by equivalent circuit consisting of voltage source VTH in series with resistor RTH, where VTH जो होता है वो क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज। कैसे कैलकुलेट करते हैं VTH को, हम अपने सर्किट को ओपन कर देते हैं, फिर ये देख लेते हैं कि उस सर्किट में कितना वोल्टेज अवेलेबल है। और RTH कैसे कैलकुलेट करते हैं, RTH जो होता है वो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है जो उस टर्मिनल के अक्रॉस अवेलेबल है जिसको आपने ओपन किया। ठीक है, कब, जब सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस को हम क्या कर देते हैं, टर्न ऑफ कर देते हैं। तो ये चीजें आप लोगों ने पहले सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में जब भी आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ा होगा आपने इन चीजों के बारे में पहले ही पढ़ा है। क्या चेंज है इस बार, हम इस सेमेस्टर में फिर से क्यों रिवाइज कर रहे थे थेवेनिन थ्योरम को, या why Thevenin's theorem has been introduced into your syllabus again in the 3rd semester?
It is because till now you have not studied about the dependent sources. जितनी भी स्टडी आपने की थी अपने फर्स्ट ईयर में वो इंडिपेंडेंट सोर्सेस के बारे में की थी। जब हम डिपेंडेंट सोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं तो पूरा जो फॉर्मूला है और पूरी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है कि हम जब डिपेंडेंट सोर्सेस का एनालिसिस करेंगे तो डेफिनेटली थेवेनिन्स थ्योरम का एनालिसिस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये केस 1 की बात की गई है यहाँ पे, हाउ टू फाइंड वीटीएच एंड आरटीएच। एक लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है, वीटीएच मतलब जो होता है वो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है। ठीक है, जैसे ही हम पोर्ट को ओपन करते हैं उसके बाद उस पोर्ट की तरफ से हम जितना वोल्टेज ऑब्जर्व कर लेते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वीटीएच बोलते हैं। ठीक, तो कभी भी अगर आपके एग्जाम में वीटीएच की जगह अगर वीओसी भी लिखा हुआ हो तो आपको समझ जाना है कि वो थेवेनिन्स वोल्टेज की ही बात कर रहा है। ठीक, और आरटीएच इज नथिंग बट आर इन मतलब जिस पोर्ट से आप देख रहे हो, जो पोर्ट आपका इनपुट है वहां से जब आप देखते हो तो कितना टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अवेलेबल है व्हेन इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर टर्न्ड ऑफ। सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस को जो भी वोल्टेज करंट है उसको क्या कर देते हैं, आप टर्न ऑफ कर देते हैं। वोल्टेज है तो शॉर्ट सर्किट, करंट है तो ओपन सर्किट। फिर जब आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो उसी को आरटीएच बोलते हैं। ये चीजें तो आपको पहले से पता थी। अब नई चीज क्या है, केस 1 में बताऊंगा नहीं, केस 2 में चलते हैं। इफ नेटवर्क हैज डिपेंडेंट सोर्सेस वी टर्न ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस, हाउएवर डिपेंडेंट सोर्सेस आर नॉट टू बी टर्न्ड ऑफ बिकॉज दे आर सर्किट डिपेंडेंट टर्मिनोलॉजीज। अगर आपके सर्किट में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों तरीके के सोर्सेस हैं तो इंडिपेंडेंट सोर्सेस को तो आप टर्न ऑफ करेंगे, लेकिन डिपेंडेंट सोर्सेस को आप टर्न ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, सो फॉर कैलकुलेशन ऑफ वीटीएच एंड आरटीएच वी अप्लाई अ वोल्टेज सोर्स वी नॉट, एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे। वी नॉट को कभी कभी बुक्स में वीडीसी भी लिखता है। वी नॉट और वीडीसी का मतलब एक ही है, क्योंकि वो कांस्टेंट वोल्टेज है इसलिए उसको वीडीसी भी हम लिख सकते हैं। कौन से टर्मिनल पे, जिस टर्मिनल को हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम ए बी को ही टर्मिनल मान के चल रहे हैं। एंड डिटरमाइन द रिजल्टिंग करंट आई नॉट, क्योंकि हमने एक एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया। देखिए इस तरीके से, अगर आपके सर्किट में क्या हो, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों सोर्सेस हो, तब ये मेथड आपको अडॉप्ट करना है। जो प्रीवियस मेथड था, केस 1 था, वो कौन सा था, वो वही मेथड था जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस। लेकिन जब इंडिपेंडेंट के साथ डिपेंडेंट भी आ जाए तब आप क्या करेंगे, तब आप उस टर्मिनल को, जिस टर्मिनल को आपने ओपन किया था उसके अक्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे जिसको हम बोलेंगे वी नॉट। और वी नॉट को ही हम वीडीसी भी लिख सकते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन यूज करता है, तो आप उस नोटेशन से कंफ्यूज नहीं होंगे। ये वी नॉट है और क्योंकि आपने वी नॉट अप्लाई किया इसलिए ये एक आई नॉट करंट भी फ्लो हो रहा है। तो अगर आपको आरटीएच की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगा, वी नॉट अपॉन आई नॉट। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कि and determine resulting current I naught, or alternatively we may apply a current source I naught or IDC at terminal A and B to find the V naught। अब जरूरी नहीं है कि आप हमेशा V naught अप्लाई करेंगे, आप I naught भी अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपका सर्किट की फ्रेमिंग किस तरीके से, उसके ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी। तो ये केस 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं केस 1 और केस 2को, कि अगर आपके सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स हो और अगर आपके सर्किट में सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स हो तो आप किस तरीके से उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक थ्योरी की बात। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। फाइंड द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, देन फाइंड द करंट थ्रू RL equals to 6 ohm, RL equals to 10 ohm and RL equals to 36 ohm। I think it is 16 ohm। ठीक है, ये सर्किट मुझे दिया हुआ है। अब इस सर्किट में सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, आरटीएच फाइंड आउट कर लेंगे। आरटीएच फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, ये बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि ये सोर्स भी इंडिपेंडेंट सोर्स है और ये सोर्स भी इंडिपेंडेंट सोर्स है। डिपेंडेंट सोर्स को हम कैसे पहचानते हैं, क्या बताया मैंने इसके बेसिक का बेसिक, डायमंड शेप डायग्राम हो और अगर वोल्टेज के अक्रॉस करंट की वैल्यू लिखी हुई हो, करंट के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू लिखी हुई हो, तो आप समझ जाएंगे कि वो सोर्स कैसा है, डिपेंडेंट सोर्स है। यहाँ पे दोनों ही सोर्सेस कैसे हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स है। जो इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं तो हम क्या करते हैं आरटीएच निकालने के लिए, सबसे पहले तो लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करते हैं और जो भी इंडिपेंडेंट सोर्स है उसको टर्न ऑफ कर देते हैं। तो 32 वोल्ट की जो बैटरी है उसको शॉर्ट कर दिया हमने
और 2 ओम के 2 एम्पियर के जो जो करंट सोर्स है उसको यहाँ से रिमूव कर दिया। तो हमारे पास ये बचा 4, ये बचा 12 और ये बचा 1। 4 और 12 आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अब बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि पैरेलल सीरीज कैसे पहचाने कि कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में और कौन सा सीरीज में। तो आप हमेशा यहाँ से करंट एंटर कराएंगे, जिस पोर्ट को आपने ओपन किया ना वहां से करंट एंटर कराइए, एक डमी करंट। जैसे ही आप यहाँ से करंट एंटर कराएंगे तो ये वो नोड है जिसके अक्रॉस करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक 4 ओम में जा रहा है और एक कहाँ जा रहा है, 12 ओम में जा रहा है। करंट जिस पाथ से डिवाइड होता है उस पाथ के अक्रॉस जो भी चीजें कनेक्टेड होती है वो आपस में पैरेलल होती है। तो अगर करंट यहाँ से डिवाइड हो रहा है तो 4 और 12 आपस में क्या हो गए, पैरेलल, और पैरेलल कॉम्बिनेशन से आपने एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया जिसकी वैल्यू आ गई 3 ओम्स, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ जाएगा 3 ओम्स। अब ये जो 3 ओम है वो 1 ओम के साथ किस में कनेक्ट हो जाएगा, सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई डिवीजन होगा नहीं फिर। ठीक है, इसलिए ये 4 ओम आ गया आरटीएच की वैल्यू। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं VTH। तो VTH फाइंड आउट करने के लिए आपने इसको ओपन कर दिया। जैसे ही आपने इसको ओपन किया, यही तो होता है ना ओपन सर्किट वोल्टेज, इस टर्मिनल के अक्रॉस मुझे वोल्टेज की वैल्यू को पता करना है। तो हमने इस टर्मिनल को ओपन कर दिया। ओपन किया तो वोल्टेज जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं वोल्टेज यहाँ पे, क्योंकि इस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। व्हेन यू ओपन दिस सर्किट तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। जब करंट फ्लो ही नहीं होगा तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई ड्रॉप ही नहीं होगा। इसका मतलब इस नोड और इस नोड का वोल्टेज सेम है, इज इट नॉट। और इस नोड का वोल्टेज तो वैसे भी सेम है क्योंकि बीच में कोई कंपोनेंट कनेक्टेड नहीं है। तो इस रेजिस्टेंस को आपको इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है, मैंने आपको उसका रीजन बता दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये V आ गया। अब आप सिंपली अब आप KVL अप्लाई करो, KCL अप्लाई करो, आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ पे KCL अप्लाई करना इजी। तो V माइनस 32 अपॉन 4 V अपॉन 12, और यहाँ से 2 एम्पियर का करंट, ये इनकमिंग है इसलिए इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, और बाकी दोनों को आउटगोइंग करंट करके राइट हैंड साइड में ले लिया। यहाँ से कैलकुलेट किया, V की वैल्यू कितनी आई, 30 वोल्ट। अब ये तो बहुत ईजी है, आप आसानी से V को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और इस तरीके से मेरा सर्किट आ गया VTH और RTH। RL को मैं चेंज करता जाऊंगा और लोड करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करता जाऊंगा। VTH और RTH तो फिक्स है, एक बार RL आपने लिया 6, एक बार 16, और एक बार जो भी दिया हुआ था 1820, और आपने कैलकुलेट कर लिया IL की वैल्यू। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पे जरा ध्यान देते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, सॉल्व बाय थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम को से हमको इसको सॉल्व करना है और करंट फाइंड आउट करना है 2 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस। इस 2 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस हमको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग द थेवेनिन्स थ्योरम। अगेन हम देख सकते हैं कि इस पूरे सर्किट में फिर से कोई क्या सोर्स नहीं है, डिपेंडेंट सोर्स नहीं है। सारे के सारे सोर्स 10 वोल्ट का सोर्स है, 20 वोल्ट का सोर्स है और 50 वोल्ट का सोर्स है। तीनों ही सोर्सेस इंडिपेंडेंट है, तीनों को हमने टर्न ऑफ कर दिया। इस तरीके का हमारे पास रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आया। इस रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में हम देख सकते हैं, अगेन यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से करंट डिवाइड होगा। अब लेकिन जब करंट डिवाइड होगा देखिए 3 और 2 आपस में कैसे हैं, सीरीज में। 5 और 5 आपस में कैसे आ गए, पैरेलल में। उसको आप 2 के साथ ऐड कर देंगे तो 4.5 जो है वो रेजिस्टेंस आ गया, जिसको हम बोलेंगे RTH। उसके बाद हम लोगों को फाइंड आउट करनी किसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी भाई, VTH की वैल्यू। ओपन कर दिया आपने इस वोल्टेज को, वो वोल्टेज ओपन करने के बाद अब यहाँ पे आपको KVL लगाना ज़्यादा इजी लगेगा एज कम्पेयर टू KCL। KCL लगाएंगे तो लंबा इक्वेशन बनेगा, तो आप इसको VTH भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको VTH या VOC, है ना, और उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। लूप 1 में आपने KVL अप्लाई किया, ये देखिए अप्लाइंग KVL एट लूप 1। लूप 1 में आपने KVL अप्लाई किया, वहाँ से आपको I1 की वैल्यू 3 एम्पियर मिल गई। फिर लूप 2 में आपने KVL अप्लाई किया, वहाँ से फिर VTH कैलकुलेट होकर 45 वोल्ट आ जाता है I1 को रिप्लेस करने से। ठीक है, ये सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। ये सब जो है ऐसे प्रॉब्लम्स है जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए मैं इन प्रॉब्लम्स को मैंने इसलिए कवर किया ताकि एक बार रिवाइज हो जाए फंडामेंटल आपके दिमाग में कि किस तरीके से हम लोग VTH और RTH कैलकुलेट करते थे। ठीक है, और यहाँ से हमको I निकालना है, वही VTH अपॉन RTH प्लस RL करके हमने यहाँ पे I को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम क्यों इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम इसलिए इंपॉर्टेंट है, केस 3 मैं आपको नहीं बता पाया था। केस 1 मैंने आपको बोला कि टोटली इंडिपेंडेंट सोर्सेस, केस 2 मैंने आपको बोला कि डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट सोर्सेस, केस 3 भी होता है जिसमें सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स हो। ये केस 3 का एग्जांपल है। आप देखिए इस पूरे सर्किट में सिर्फ एक ही करंट सोर्स है, वो है डायमंड शेप में, और 2ix लिखा हुआ है, और ix कहां पे दिया हुआ है, 2 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस।
ये कैसा सोर्स हो गया भाई? डिपेंडेंट सोर्स हो गया। अब डिपेंडेंट सोर्स है और कोई इंडिपेंडेंट सोर्स है ही नहीं, मतलब इस सर्किट के पास अपना खुद का कोई एक्टिव सोर्स नहीं है जिसके थ्रू ये सर्किट रन कर सके। तो इन केसेस में वी कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वीटीएच। वीटीएच डायरेक्टली क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कभी भी अगर आपके एग्जाम में आपको कोई ऐसा सर्किट दिया है जिसमें कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स है, जैसा कि ये एग्जांपल है, सीधे सीधे आप लिख देंगे VTH इक्वल टू जीरो। जैसे लिखा हुआ है, सिंस देयर इज ओनली डिपेंडेंट सोर्स सो VTH इज डायरेक्टली इक्वल टू जीरो। ये है हमारा केस 3। ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस आई और वी फॉर इटसेल्फ, अपने लिए वो आई और वी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। RTH हम जरूर निकाल सकते हैं, और RTH निकालने का मेथड वही होगा जैसे मैंने आपको केस 2 में एक्सप्लेन किया था। केस 2 कौन सा केस था? जिसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों हो। ठीक है, और इसमें तो सिर्फ डिपेंडेंट है, केस 3 है ये। तो इस केस में भी वही तरीका हम अडॉप्ट करेंगे जो हमने केस 2 में अडॉप्ट किया था। क्या करते हैं हम लोग? एक कांस्टेंट वोल्टेज या करंट सोर्स अप्लाई करते हैं उस टर्मिनल के अक्रॉस जिस टर्मिनल के अक्रॉस हमको कैलकुलेट करना होता है थेवेनिन्स सर्किट को। ठीक है, तो इस टर्मिनल के अक्रॉस हमने इस बार क्या अप्लाई कर दिया? एक करंट सोर्स, क्योंकि ये सर्किट जो है KCL से सॉल्व करना ज्यादा इजी है, इसलिए मैंने यहाँ पे करंट सोर्स अप्लाई कर दिया। क्योंकि ये कांस्टेंट करंट सोर्स है इसलिए मैं इसको IDC भी लिख सकता था। नाउ इफ देयर इज अ करंट देयर मस्ट बी अ वोल्टेज आल्सो। तो I नॉट की वजह से V नॉट, V नॉट की वजह से I नॉट। यू कैन ऑलवेज अज्यूम, सीरीज सर्किट में V नॉट अज्यूम करके I नॉट अज्यूम कर लो, पैरेलल में I नॉट अज्यूम करके V नॉट अज्यूम कर लो। KCL का इक्वेशन आप लगा देंगे, 2ix V नॉट अपॉन 4 माइनस V नॉट प्लस V नॉट अपॉन 2 माइनस I नॉट। ये माइनस I नॉट क्योंकि इनकमिंग है, बाकी सारा को आउटगोइंग ले लिया। यहाँ से हमने ये कैलकुलेट कर लिया। Since there are two unknowns in equation 1, we will use a constant equation for Ix। यहाँ पे टू अननोन है, क्यों ऐसे अननोन है? I नॉट भी आपको नहीं पता और आपको Ix भी नहीं पता, तो Ix को कैसे लिख सकते हैं? अगर मुझे Ix निकालना है तो इस नोट को मैं V नॉट अपॉन 2 लिख सकता हूँ, और क्योंकि इनकमिंग है इसलिए माइनस V नॉट अपॉन 2 यहाँ पे रिप्लेस कर दिया उसको Ix की वैल्यू को। या Ix की वैल्यू वहां से रिप्लेस करके हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। जैसे ही सॉल्व किया तो I नॉट की वैल्यू मिल गई मुझे, कितना? V नॉट अपॉन 4। जैसे ही I नॉट की वैल्यू V नॉट अपॉन 4 मिली तो RTH क्या होगा? V नॉट अपॉन I नॉट, इट इज नथिंग बट 4 ohms। ठीक है, अगर कहीं पे साइन की मिस्टेक हो जाए, अच्छा हमेशा ये ध्यान रखना, अगर रेजिस्टेंस कभी भी -4 आ गया, जैसे हो सकता है सॉल्व करते करते कभी कभी हो सकता है साइन कन्वेंशन अगर दूसरा लिया हो या फिर यहाँ पे गलत कन्वेंशन लिया हो, मुझे डाउट है, एक बार आप सॉल्व कर लेंगे इसको, तो कभी कभी आपको नेगेटिव वैल्यू भी मिल जाएगी रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। कभी भी अगर आपके साथ रेजिस्टेंस में, चाहे ये एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो दुनिया का, अगर रेजिस्टेंस के सामने नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो यू विल ऑलवेज इग्नोर द साइन, और आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर करना है। तो 4 ओम जो है वो आपका क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड रहेगा। ठीक है, और उस तरीके से आप फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, ये देखो इसने फिर से बनाए हैं प्रॉब्लम, मुझे लगा ही था कि कुछ उसमें मिस्टेक है ना। चलो छोड़ो, ये देखो, सिंस रेजिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट पावर इज अब्सॉर्ब्ड इन द सर्किट, जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पावर कब अब्सॉर्ब और कब कब डिलीवर होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव आती है इस केस में ना, और आपको उस साइन को इग्नोर कर देना है। नॉर्टन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम जो होता है ना वो डुअल ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम इज नथिंग बट डुअल ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। अगर आपको थेवेनिन्स थ्योरम आता है तो आप नॉर्टन्स थ्योरम इजीली समझ सकते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कभी भी एग्जाम में आप थेवेनिन और नॉर्टन को अलग अलग मत पढ़िए। अगर आपको नॉर्टन करंट पूछ रहा है आपके एग्जाम में तो आप क्या करिए, थेवेनिन्स थ्योरम से ही उस सर्किट को सॉल्व करिए और उसको कन्वर्ट कर दीजिए नॉर्टन्स में। क्यों ऐसा? क्योंकि जो नॉर्टन रेजिस्टेंस है वो इक्वल होता है थेवेनिन रेजिस्टेंस के, RN इज इक्वल टू RTH। इसका मतलब जब आप RTH निकालोगे तो आपने RN कैलकुलेट कर लिया, और अगर आपने VTH और RTH निकाल लिया है तो VTH अपॉन RTH करोगे तो वही तो नॉर्टन्स करंट होगा। तो व्हाट इज IN? IN इज नथिंग बट VTH अपॉन RTH। दैट इज व्हाई थेवेनिन एंड नॉर्टन इज नोन एज डुअल टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ISC से डिनोट करते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट निकालते हैं हम लोग। वहां पे क्या निकालते हैं? ओपन सर्किट वोल्टेज VOC, इसको हम VTH लिखते हैं। यहाँ पे अगर मुझे IN निकालना है तो मुझे शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है। किसी को अगर ज्यादा इजी लगता है शॉर्ट सर्किट करंट निकालना तो वो उस मेथड से भी बना सकता है। हो सकता है फर्स्ट ईयर में आपने शॉर्ट सर्किट करंट निकाल के ये मेथड पढ़ा हो, लेकिन मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ कि नॉर्टन थ्योरम अलग से मत पढ़िए, आप थेवेनिन्स थ्योरम ही सॉल्व कीजिए और उससे आप नॉर्टन्स की वैल्यू को निकाल लीजिए। क्योंकि IN होता है VTH अपॉन RTH और RN होता है RTH, एज सिंपल एज दैट। ठीक है,
So it states that a linear two-terminal circuit can be replaced by an equivalent circuit consisting of a current source IN in parallel with Rn, where IN is a short circuit current through terminals and Rn is the equivalent resistance when independent sources are not. ठीक है, अब इस सर्किट में ये कैलकुलेट भी करने की कोशिश की गई होगी। देखो भाई, है ना, ये सब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट यहाँ से निकाल लिया RTH, यहाँ से निकाल लिया VTH। अब ये आप लोग कर लेना, है ना, इसमें कुछ समझाने की बात नहीं, हम लोगों ने ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन कर लिए। और यहाँ से जैसे ही VTH RTH निकला, क्योंकि RTH RN है तो वहीं से RN निकल गया, IN निकालना है तो VTH अपॉन RTH क्या, यहाँ से क्या निकल गया, IN निकल गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स थ्योरम। आज हम लोगों ने कुछ बेसिक्स को समझा है थेवेनिन्स और नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग अब सीधे सीधे जाएंगे वैन वेलकनबर्ग के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल हैं और जो एग्जाम में आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है थेवेनिन्स थ्योरम के, वो न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।